जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी सीरीज से संबंधित क्लास नंबर 13 रहेगी। और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी हिंदी की तैयारी कर सके। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है तो जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? ए विकल्प में दिया है चमत्कार, बी विकल्प में है अभिव्यंजना, सी विकल्प में है चारुता और डी विकल्प में दिया है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में जो है अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। साथियों, यहाँ पर याद करने योग्य बात है कि अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंत है साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कुशल पूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, यानी कि अभिव्यंजना जो है एक साधन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन साध्य जो है वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद जी के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति और औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? ए विकल्प में है हालावाद, बी विकल्प में दिया है प्रगतिवाद, सी विकल्प में है छायावाद और डी विकल्प में है प्रयोगवाद। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, उत्तर दीजिए। हाँ जी, आप इसी प्रकार से लगातार तैयारी करते रहोगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, छायावाद, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया है। नंबर 1 पर है गद्य खंड और नंबर 2 पर है काव्य खंड। ओके जी, आगे गद्य खंड को 2 प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य खंड के, यानी कि जो गद्य खंड है उसके पहले प्रकरण में ब्रज भाषा और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया गया है, तथा गद्य खंड के दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव का विश्लेषण किया गया है। अब बात आती है काव्य खंड की। काव्य खंड को भी 2 प्रकरणों में बांटा गया है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य खंड को भी आगे 2 प्रकरणों में बांटा है। पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा, दो नाम है, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई काव्य धारा के आगे 3 उत्थान हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ओके जी,
कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की भाषा क्या है? ए विकल्प में है अवधी भाषा, बी विकल्प में है खड़ी बोली, सी विकल्प में दिया है ब्रज भाषा और डी विकल्प में दिया है संदूकड़ी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। कमायनी की भाषा जो है खड़ी बोली मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। यह रचना एक रूपक कथा काव्य मानी जाती है। यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत जी इसे यानी कि कमायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। ओके जी, कहने का भाव यह कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस रचना को हिंदी में ताजमहल कहा है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सरधा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? ए विकल्प में है साकेत, बी विकल्प में दिया है प्रिय प्रवास, सी विकल्प में है रामचरितमानस और डी विकल्प में है कमायनी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। और यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। सरदा नामक पात्र जो है कमायनी महाकाव्य में मिलता है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। कमायनी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रिय प्रवास जो है हरिओत जी की रचना है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी का प्रमुख पात्र कौन है? ए विकल्प में है रतन सेन, बी विकल्प में है इड़ा, सी विकल्प में है मनु और डी विकल्प में है आशा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कामायनी का प्रमुख पात्र जो है मनु माना जाता है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रसाद जी इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर मानवता को विजयनी बनने का संदेश देता है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? ए विकल्प में है 12, बी विकल्प में है 15, सी विकल्प में है 17 और डी विकल्प में है 18। उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। कामायनी में जो है 15 सर्ग मिलते हैं, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। 15 सर्ग के मैं नाम बोल देता हूँ, आप याद कर लेना। पहले नंबर पर आता है चिंता, दूसरे नंबर पर है आशा, तीसरे नंबर पर है श्रद्धा, चौथे नंबर पर है काम, पाँचवें नंबर पर आता है वासना, छठवें नंबर पर है लज्जा, सातवें नंबर पर है कर्म, आठवें नंबर पर है ईर्ष्या, नौवें नंबर पर आता है ईड़ा और 10वें नंबर पर है स्वपन, 11वें नंबर पर है संघर्ष, 12वें नंबर पर है निर्वेद, 13वें नंबर पर है दर्शन, 14वें नंबर पर है रहस्य और 15वें नंबर पर आता है आनंद। तीन तीन करके आप इन्हें पढ़ो, यानी कि तीन तीन के जोड़े बनाकर इन्हें पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, स्वपन संघर्ष, निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद।
ओके जी, ये जो हैं 15 प्रकार के सर्ग जो है इस रचना में पाए जाते हैं। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए विकल्प में हैं शांति प्रिया द्विवेदी जी, बी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे साहित्य निर्माता और परिव्राजक की प्रजा किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में दिया है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है शांति प्रिया द्विवेदी जी और डी विकल्प में है मुक्ति बोध जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही, यह दोनों रचनाएं जो हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी की मानी जाती है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने लगभग 27 कृतियां लिखी है, यानी कि 27 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, वृंत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है नामवर सिंह जी, सी विकल्प में है डॉक्टर नागेंद्र जी और डी विकल्प में दिया है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन का नंबर डालकर उत्तर दिया करो। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो है नामवर सिंह जी ने कहा है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। इन्होंने यानी कि नामवर सिंह जी ने कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है। इन्होंने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा है, यानी कि नामवर सिंह जी ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़कर देखा है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए विकल्प में है मन, बी विकल्प में है हृदय, सी विकल्प में है तन और डी विकल्प में है बुद्धि। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2013 में, पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक मानी जाती है, यानी कि इस रचना में श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। मनु को इस रचना में मन का प्रतीक माना है। ईड़ा को इस रचना में जो है बुद्धि का प्रतीक माना गया है। मैं आपको बता देता हूं, श्रद्धा काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम कामायनी भी है। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही
अपने इस महाकाव्य का नाम जो है कमायनी रखा है। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत को माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? ए विकल्प में है आंसू, बी विकल्प में है झरना, सी विकल्प में है कानन कुसुम और डी विकल्प में है प्रेम पथिक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही, ये चारों ही रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, प्रेम पथिक, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रेम पथिक रचना को पहले ब्रज भाषा में लिखा गया था, फिर बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया है और आंसू रचना में जो है आगे 64 छंद और जोड़ दिए गए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? ए विकल्प में दिया है वन मिलन, बी विकल्प में है प्रेम राज्य, सी विकल्प में है अयोध्या का उद्धार और डी विकल्प में है ग्राम्या। उत्तर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही, यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, वन मिलन, प्रेम राज्य और अयोध्या का उद्धार, यह तीनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की है। ग्राम्य रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। ग्राम्य रचना जो है पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं शामिल थी? ए विकल्प में है 22, बी विकल्प में दिया है 24, सी विकल्प में दिया है 25 और डी विकल्प में दिया है 30। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। सन 1918 ईस्वी में झरना रचना में जो है 24 कविताएं शामिल थी, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। झरना का पहला संस्करण 1918 ईस्वी में आया था। इसका दूसरा संस्करण जो है 1927 ईस्वी में आया था और इसका तीसरा संस्करण जो है 1934 ईस्वी में आया था। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी की रचना आंसू क्या है? ए विकल्प में दिया है मुक्तक काव्य संकलन, बी विकल्प में है अतुकांत काव्य, सी विकल्प में है प्रबंध काव्य और डी विकल्प में दिया है विरह काव्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। आंसू जो है एक विरह काव्य है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें यानी कि आंसू रचना में प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार किया गया है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं
अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं किस विकल्प में हैं? ए विकल्प में दिया है पल्लव, गुंजन, युगवाणी। बी विकल्प में है उर्वशी, करुणाल्य, ध्रुव स्वामिनी। सी विकल्प में है निर्जा, सांध्य गीत, पथ के साथी। और डी विकल्प में है परिमल, गीतिका, तुलसीदास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। यह जो प्रश्न है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही। उर्वशी, करुणाल्य और ध्रुव स्वामिनी, यह तीनों रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। पल्लव, गुंजन और युगवाणी, यह तीनों रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। निर्जा, सांध्य गीत, पथ के साथी, यह तीनों रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, यह तीनों रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? ए विकल्प में दिया है चारू चंद्र लेख। बी विकल्प में है महाराणा का महत्व। सी विकल्प में है शोकोच्छ्वास। और डी विकल्प में है तितली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास और तितली, यह तीनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की है। चारू चंद्र लेख रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। चारू चंद्र लेख रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मानी जाती है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, कुटज, विचार प्रभा, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, कबीर, सूर साहित्य तथा विचार और वितर्क आदि। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कबीर रचना के लिए द्विवेदी जी को, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? ए विकल्प में है आंगन के पार द्वार। बी विकल्प में है दीप शिखा। सी विकल्प में है निर्जा। और डी विकल्प में है यामा। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। दीप शिखा, निर्जा, यामा, यह तीनों रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है। आंगन के पार द्वार, यह जो रचना है महादेवी वर्मा जी की नहीं है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। आंगन के पार द्वार रचना जो है अज्ञेय जी की मानी जाती है। अगर हम अज्ञेय जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख है अरियो करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा एहरी, इतलम और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, यह जो है अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निहार, रश्मि,
सप्तपर्णा रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में दिया है मुक्ति बोध जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2003 में और 2016 में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2004 और 2011 में भी पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह तीनों रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जी की अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय आदि आती है। निहार महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 यानी कि 47 गीत संकलित थे। कितने गीत थे? 47 गीत शामिल थे। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी और डी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही। सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी जो हैं छायावादी कवि हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी जो हैं छायावादी कवि नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। शिव मंगल सिंह सुमन जी जो हैं प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति अधिक है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। महादेवी वर्मा जी के गीतों में जो है मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक मिलती है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ महादेवी वर्मा जी के विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी इन चार छायावाद युग के महान कवियों को भृत चतुष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में है मुकुटधर पांडे जी, सी विकल्प में दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है अजय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, महादेवी वर्मा जी, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जी ने छायावाद का केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर विरोध किया था। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है मीराबाई जी और डी विकल्प में दिया है धर्मवीर भारती जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही। यह जो कथन है महादेवी वर्मा जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके जी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ महादेवी वर्मा जी का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती है तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए विकल्प में दिया है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है कीर्ति चौधरी जी, सी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी और डी विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उत्तर दीजिए। सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2011 में, टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिस प्रकार मीराबाई जी ने स्वयं को श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित कर दिया था, वहीं समर्पण भाव महादेवी वर्मा जी की कविताओं में देखने को मिलता है। निराला जी ने इनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है निराला जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है मीराबाई जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। बताइए सभी साथी, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? बिल्कुल सही। यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। यह पंक्ति दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ए विकल्प में दिया है रामचरितमानस, बी विकल्प में है कृतिवास रामायण, सी विकल्प में है वाल्मीकि रामायण, डी विकल्प में है साकेत। उत्तर दीजिए। यह जो प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि राम की शक्ति पूजा रचना पर जो है कृतिवास रामायण का प्रभाव जो है सर्वाधिक पड़ा है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कृतिवास रामायण के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य की रचना की है। निराला जी ने
इसमें राम जी के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्ध्वंद से जोड़ दिया है। निराला जी की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई है। यह एक लंबी कविता है। यह राम कथा कम निराला जी के रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।